नोट, कुछ हिस्टोरियंस और उनके बुक्स जो है जो 1857 से रिलेटेड हैं उनके नाम लिख लीजिए। पहला नाम लिखिए एस एन सेन। एस एन सेन, बुक का नाम 1857। 1857 बुक का नाम 1857 है। इन्हीं को गवर्नमेंट ने, अच्छा पहले अगला लिखिए आरसी मजूमदार। जी, आरसी मजूमदार, इनकी बुक का नाम है द सिपॉय म्यूटनी। सिपॉय म्यूटनी एंड रिवॉल्ट ऑफ 1857। सिपॉय म्यूटनी एंड रिवॉल्ट ऑफ 1857, ये आरसी मजूमदार की बुक का नाम है। ठीक है। अरे सुन लो इंपॉर्टेंट चीज बोल रहा हूं। जब देश आजाद हुआ था तो अभी जैसे मैं इनको कह रहा था कि अब 1857 पे आपको हिस्ट्री लिखनी थी। आरसी मजूमदार को एक सरकारी इतिहासकार अपॉइंट किया गवर्नमेंट ने कि आपको लिखना है हिस्ट्री ऑफ नेशनल फ्रीडम की हिस्ट्री लिखनी है। आरसी मजूमदार ने जो बुक लिखी है, इसी बुक में इन्होंने कहा था इट वाज नॉट नीदर नेशनल नॉर अ वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। इसी बुक में इनको उनका स्टेटमेंट था। अब गवर्नमेंट एक इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट है तो वो रिवॉल्ट को ग्लोरीफाई करके लिखवाना चाह रही थी। आरसी मजूमदार ने लिखने से मना कर दिया। अगला जिसको अपॉइंट किया गया या जिसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई वो एस एन सेन थे, जिनकी बुक का नाम है 1857। इन्होंने बैलेंस्ड अप्रोच रखा। तो अगर क्वेश्चन आ जाए कि कौन गवर्नमेंट की तरफ से अपॉइंट किया गया हिस्टोरियन था जिसने 1857 का रिवॉल्ट लिखा के संबंध में लिखा है, ऑप्शन अगर आरसी मजूमदार और एस एन सेन दोनों हो, दोनों हो, आंसर एस एन सेन करिएगा। क्वेश्चन अगर बदल जाए किसको फर्स्ट अपॉइंट किया गया था, तब आरसी मजूमदार है। अगली अगली बुक, अगला हिस्टोरियन अशोक मेहता। अशोक मेहता, गुप्ता नहीं, मेहता। अशोक मेहता, बुक नेम द ग्रेट रिबिलियन। द ग्रेट रिबिलियन। सबसे क्वेश्चन पूछा गया है सारी बुक से, मतलब हु वाज द राइटर ऑफ दिस बुक, क्वेश्चन पूछा गया। अगला लिखिए वीडी सावरकर। वीडी सावरकर, बुक नेम द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। और एक और नाम मिलता है शशि भूषण चौधरी। शशि भूषण चौधरी। शशि भूषण चौधरी। शशि भूषण चौधरी। शशि भूषण चौधरी, ही वॉज अ हिस्टोरियन। इनकी बुक का नाम लिख लीजिए थ्योरीज ऑफ इंडियन म्यूटनी। थ्योरीज ऑफ इंडियन म्यूटनी। जी, थ्योरी ऑफ इंडियन म्यूटनी। इन सारी बुक्स और इन सारे ऑथर्स का नाम याद कर लीजिएगा। डायरेक्ट वन वर्ड क्वेश्चन पूछा गया है। आप कोई भी एग्जाम दें, वो यूपीएससी दे या यूपीपीएससी दे या ट्रिपल एससी दे या कोई एससी दे, सब में ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, याद कर लीजिए ये चारों पांचों बुक जो भी मैंने बताई है। अब आ जाइए हमारे पीजेंट मूवमेंट पे। चंपारण हम कल बात कर रहे थे। चंपारण, क्या लिखा था आपने? ईयर लिख लीजिए 1917। 1917। थोड़ा स्पीड बढ़ाइए, 12 क्लास ही अलॉट है। और जब हम इंडिपेंडेंस पहुंचेंगे तो, और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक वो है इंडिपेंडेंस, मतलब जब गांधीयन टाइम पीरियड स्टार्ट होता है।
और सबसे ज्यादा क्वेश्चन भी उसी में पूछे जाते हैं। तो आज क्लास है नंबर चौथी, अभी तक हम कांग्रेस तक नहीं पहुंचे, चौथी क्लास है, 8 क्लास अरे तो अभी 3 टॉपिक और बचा हुआ है। प्रेस बचा हुआ है, सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट बचा हुआ है, एजुकेशनल रिफॉर्म मूवमेंट बचा हुआ, 3, उसके बाद हम आएंगे नेशनल पे। चलिए कोई बात नहीं, हो जाएगा, नहीं होगा मैं अलग से ले लूंगा, उसके लिए परेशान मत होइए, लिख लीजिए पूरा। चंपारण ईयर 1917, कुछ फैक्ट्स कल लिख लिए थे कि किसने गांधी को कॉल किया था, राजकुमार शुक्ला, पूछा गया ये भी। राजकुमार शुक्ला किससे रिलेटेड था, इंडिगो मूवमेंट है। क्या कहा गया, 3 कठिया का समझा दिया था, 3 कठिया। अब इंपॉर्टेंट क्या है, जो मैंने कल सब कॉन्ट्रैक्टर्स का नाम बता रहा था, लिख लीजिए। जब गांधी वहां पहुंचते हैं तो डायरेक्ट वो मैदान में कूद नहीं पड़ते हैं, भाई साहब बहुत समझदार थे, तो पहले गए वहां पे, पहले सर्वे किया जो पीजेंट्स की डिमांड है वो सही है कि नहीं। इसीलिए उन्होंने कुछ लोकल्स के लोगों को पकड़ा जो पेशे से वकील थे, सर्वे करना था, डेटा इकट्ठा करना था, एनालाइज करना था, सब काम करने थे। इसीलिए कुछ लोगों को उन्होंने अपॉइंट किया। कौन कौन लोग थे वो, जो कल मैं बता रहा था, राजेंद्र प्रसाद, जेबी कृपलानी और महादेव देसाई, यही लोग पूरी ग्रुप था। इन लोगों को जूडिथ ब्राउन ने अपनी बुक में, और बुक का नाम है इमरजेंस ऑफ गांधी, जूडिथ ब्राउन, इन हिज बुक इमरजेंस ऑफ गांधी, इन हिज बुक इमरजेंस ऑफ गांधी हैज कॉल्ड, जो पीपल के नाम में बताया 2-3 का नाम, हैज कॉल्ड देम एज सब कॉन्ट्रैक्टर्स। बुक, व्यक्ति और उसकी बुक, ये भी इंपॉर्टेंट है। हैज कॉल्ड, यही राजेंद्र प्रसाद, जेबी कृपलानी, महादेव देसाई, इन सब लोगों को, हाँ, राजेंद्र प्रसाद, जेबी कृपलानी, महादेव देसाई, इन सब लोगों को सब कॉन्ट्रैक्टर्स बोला है, सब कॉन्ट्रैक्टर्स। सब कॉन्ट्रैक्टर क्या करते हैं, ठेके पे काम करते हैं, ठेकेदार जो होते हैं। तो गांधी के ये सब ठेकेदार थे जो गांधी के लिए काम कर रहे थे और उनके लिए एक प्लेटफॉर्म तैयार कर रहे थे आगे के नेशनल मूवमेंट के लिए, उसको लीड करने के लिए। और ये कल भी मैंने बताया था, इट वॉज द फर्स्ट मूवमेंट जिसमें सत्याग्रह को प्रैक्टिस किया गया था, फर्स्ट मूवमेंट। सत्याग्रह सभा कब स्टैब्लिश हुई है, सत्याग्रह सभा, सत्याग्रह सभा कितने कितने लोग हैं जिन्होंने एग्जाम दिया है अभी तक, कितने लोग हैं जिन्होंने अभी तक एग्जाम दिया है, अभी तक दिया है एक, बाकी कोई नहीं दिया है, शर्मा रहे हैं 2, आप लोग कोई नहीं दिए हो, आप नहीं दिए हो, 3 आपने दिया है ना, नहीं दिया, तो 2 ही लोग दिए हो। एनडीए, सीडीएस, वीडीएस जो भी है दिया होगा, सब में ये पढ़ना है। यूपीएससी का कोई एग्जाम होगा ये सब पूछा जाता है। सब कॉन्ट्रैक्ट, ये सत्याग्रह सभा 1950, अरे 1930, 1919, जब रॉलेट एक्ट स्टार्ट करना था उससे पहले गांधी ने सत्याग्रह सभा स्टैब्लिश की थी। अभी सब आ जाएगा, लेकिन बस बात चली तो मैंने बोल दिया। अब अगली मूवमेंट पाइए, बारदोली, बारदोली मूवमेंट। एनजी रंगा बेसिकली शुरुआत में एक पीजेंट लीडर ही है। जब ऑल इंडिया किसान सभा बनी थी, एनजी रंगा उसके पहले सेक्रेटरी बने थे, इसके हेड सहजानंद सरस्वती थे। पीजेंट मूवमेंट के किसान लीडर ही है। हाँ भैया,
हाँ, इमरजेंस ऑफ गांधी। गांधी रेस टू पावर। अब मैं देख के बता दूं, वैसे यही बुक है शायद, मैं देख के बता दूंगा। इमरजेंस ऑफ गांधी है शायद बुक का नाम। गांधी राइज टू पावर मैं देख के बता दूंगा। फिलहाल ये लिख लो। अगली, बारदोली मूवमेंट। ईयर, ईयर 26 1928। बारदोली मूवमेंट 1928। लीडर कौन है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। हुआ मूवमेंट क्यों था ये? बेसिकली दो रीजंस थे। रीजंस क्या है? पहला रीजन ये था कि 1926 के आसपास उस रीजन में फैमिन आया था। ठीक। और तो मतलब टैक्स देने के कंडीशंस में पीजेंट्स नहीं थे 26 में। दूसरा क्या था कि 1928 के आसपास ग्रेट रिसेशन स्टार्ट हो गया था यूरोप में, महामंदी, सुना हो। अब जरूरत किस चीज की थी? रेवेन्यू की या पैसे की। इसीलिए इस रीजन पर इन्होंने टैक्स बढ़ा दिया। टैक्स बढ़ा दिया। कुछ बुक्स में 22% लिखा हुआ है, कुछ बुक में 30% लिखा हुआ है, लेकिन ये माना था 22% टैक्स बढ़ा दिया। क्योंकि कंडीशन में जो पीजर थे टैक्स देने की कंडीशन में नहीं थे, इसलिए इन लोगों ने रिवॉर्ड कर दिया, जिसको लीड किया था वल्लभ भाई पटेल ने। बेसिकली ये लोग चाहते थे कि महात्मा गांधी लीड करें, बट महात्मा गांधी ने अपने सबसे खास सिपह सालार वल्लभ भाई पटेल को भेजा बारदोली में, क्योंकि वो उन्हीं का रीजन था। ठीक है। और ये पहला मूवमेंट हुआ था, बड़े ऑर्गेनाइज्ड वे में हुआ था कि छोटे छोटे कैंप्स में बांट दिया गया पूरे रीजन को। और इसी मूवमेंट में पहली बार विमेंस का पार्टिसिपेशन भी आपको देखने को मिलता है। और ये तो सबको पता होगा, इसी मूवमेंट के बाद ही वल्लभ भाई पटेल को सरदार का टाइटल वहां की विमेंस ने दिया। ही रिसीव द टाइटल ऑफ सरदार फ्रॉम द वीमेंस ऑफ बारदोली। वीमेंस ऑफ बारदोली कुछ नहीं, गांधी जी की वाइफ कस्तूरबा और इनकी बेटी मनीबेन, यही लीड कर रही थी वीमेंस की टीम को। इन्हीं लोगों ने अपने, जो भी कह लीजिए, अपने पिताजी या जो भी था। हाँ हाँ, जेल कस्तूरबा को बेचारी को बहुत हुई है। वो अपने पति के साथ बहुत बार जेल गई है, और बेचारी मरी भी जेल ही में। गांधी ने अपने परिवार के साथ न्याय नहीं किया। गांधी ने अपने अपने परिवार के साथ न्याय नहीं किया। उन्होंने भारत के साथ तो जस्टिस किया है, लेकिन उनकी पर्सनल जो फैमिली या पर्सनल लाइफ हमेशा सफर की। उनके चारों बेटे और यहां तक उनकी वाइफ, सबने सफर किया उनके चक्कर में। ठीक है। जो उनका बेटा था हीरालाल समथिंग, उनके पिताजी से कभी पटी ही नहीं। एक मूवी थी ना, गांधी माई फादर, अक्षय खन्ना की। वो पूरी मूवी थी, बेस थी कि बाप बेटे कभी नहीं पटी। और किसी ने अगर बुक बुक पढ़ी होगी, मनी में, किसी ने बुक पढ़ी होगी माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, तो उसमें आपको किसी ने पढ़ी है तो उसमें लगेगा कि गांधी, ठीक है वो महात्मा थे या एक्सवाइजर जो भी थे, बहुत जिद्दी व्यक्ति भी थे। वो अपनी आइडियोलॉजी पे उन्हें जरूरत से ज्यादा विश्वास था। तो कहीं कहीं तो वो फ्रंट पे सफल हुए, लेकिन पर्सनल लेवल पे हमेशा सफल रहे। ठीक है। अब ये कह लीजिए, फॉर ग्रेटर कॉज यू हैव टू सैक्रिफाइस योर सेल्फ। ग्रेटर कॉज उनका नेशन था। आगे, बारदोली लिख लिया। ये कुछ फैक्ट थे। एक और फैक्ट मिलता है कि यहां पे कुछ ट्राइबल थे जिनको काली पराज कहा जाता था, काली पराज या काली प्रजा। वैसे तो काली पराज ही कहा गया है। इनको गांधी जी ने रानी पराज नाम दिया था, रानी की प्रजा। इसी ट्राइबल्स को, बारदोली के क्षेत्र में कुछ ट्राइबल्स थे जिनको काली पराज कहा जाता था। गांधी ने इनको टाइटल दिया रानी प्रजा। मतलब इन्हीं लोगों का पार्टिसिपेशन इस बारदोली मूवमेंट में बहुत ज्यादा था।
जब गांधी का मूवमेंट हम पढ़ेंगे तो गांधी करते क्या है, 22 में जब वो वापस ले लेते हैं नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, उसके बाद से लेकर वो चले जाते हैं गांव, और जहां जहां सोशल अपलिफ्टमेंट या सोशल वेलफेयर के काम शुरू कर देते हैं, अनटिल और अनलेस जब तक नया मूवमेंट उन्होंने शुरू नहीं किया था। तो स्ट्रगल ट्रूथ और स्ट्रगल का फेस कहते हैं इसे। जो ये विराम वाला फेस था, ट्रूथ वाला फेस था, इसमें सोशल अपलिफ्टमेंट या सोशल वेलफेयर का काम ही करते थे। तो यही वो टाइम पीरियड था जब वो जाते हैं वहां पे और उन्होंने इसका नाम दिया। ठीक है, अगला नाम, अगला मूवमेंट, कुछ मूवमेंट अपने यूनाइटेड प्रोविंस में हुआ है, अपने उत्तर प्रदेश में। कौन कौन सा लिख लीजिए। इन 1918, इन 1918 उत्तर प्रदेश किसान सभा, उत्तर प्रदेश किसान सभा was established by, उत्तर प्रदेश किसान सभा was established by गौरी शंकर मिश्रा, गौरी शंकर मिश्रा, इंद्र नारायण द्विवेदी, इंद्र नारायण द्विवेदी और मदन मोहन मालवीय। गौरी शंकर मिश्रा, इंद्र नारायण द्विवेदी, द्विवेदी और मदन मोहन मालवीय, मदन मोहन मालवीय। इसके बाद एक और ऑर्गेनाइजेशन स्टैब्लिश हुआ है जिसका नाम है अवध किसान सभा। अगला लिख लीजिए। अगला, इन 1920 अवध किसान सभा, अवध किसान सभा was established by बाबा रामचंद्र, बाबा रामचंद्र, 1920 में, 1920। अब इसी बीच एक इंपॉर्टेंट मूवमेंट चला था जिसका नाम है नाई धोबी मूवमेंट। लिख लीजिए, नाई धोबी मूवमेंट। नाई धोबी लिखिएगा, नाई धोबी मूवमेंट, नाई धोबी मूवमेंट। नाई धोबी मूवमेंट सुनिए। प्रतापगढ़ का एक छोटा सा गांव था रूर, वहां पे मूवमेंट चला था। रूर, RUR, प्रतापगढ़ जो अपना डिस्ट्रिक्ट है पड़ोस वाला, वहीं पे ये नाई धोबी मूवमेंट चला था। बेसिकली इट वाज अ सोशल बाइकॉट मूवमेंट ऑन द इश्यू ऑफ peasants. It was a social boycott movement led by Nai and Dhobis, led by Nai and Dhobis on the issue of peasants. किसानों के मुद्दे पर वहां के नाई और धोबियों ने सोशल बाइकॉट मूवमेंट स्टार्ट किया था, जिसे सोशल बाइकॉट मूवमेंट ही कहा जाता है। और ये पहला ऐसा मूवमेंट था जो किसानों के मुद्दों पर आम लोगों ने किया था। नाई और धोबी का लेना देना नहीं है ना कृषि से, लेकिन इन लोगों ने उनके लिए किया है नाई धोबी मूवमेंट। ईयर है 1919, 1919। रूर, RUR, रूर गांव, रूर विलेज। रूर और कई नाम भी आता है ना, ज्योग्राफी में रूर कहां आता है? ज्योग्राफी में तो कहीं रूर नाम आता है ना। RU, जर्मनी किस लिए फेमस है? रूर किस लिए फेमस है? कोल के लिए। चलिए अगला,
मोपला, मोपला, हाँ नेक्स्ट लिख लीजिए। मोपला मूवमेंट कहां हुआ है? मोपला, केरला में। मोपला, मोपला मूवमेंट 1921 केरल में। 1921 केरला। मूवमेंट हुआ कब है? दिस मूवमेंट वॉज स्टार्टेड इन द बैकग्राउंड ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। इन द बैकग्राउंड ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। डिटेल जब हम पढ़ेंगे ना नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, तो उसके डिटेल वहां पढ़ लेंगे। रीजन क्या था कि ये जो मूवमेंट है, एक तो ये वायलेंट हो गया पहला, और दूसरा क्या है, हिंदू वर्सेस मुस्लिम हो गया। ये एक तो वायलेंट हो गया और प्लस ये मूवमेंट हिंदू वर्सेस मुस्लिम हो गया। ठीक है, डिटेल हम जब हम पढ़ेंगे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, उसकी लिमिटेशंस थी कुछ, उस लिमिटेशन में मोपला भी, क्योंकि यही टाइम पीरियड था जब खिलाफत मूवमेंट भी चल रहा है नॉन कॉपरेशन के साथ ही। इसी की वजह से ये मोपला माना गया, ऐसा हुआ था उस बैकग्राउंड में। अगला बैकग्राउंड मतलब उसी के ही मेन जो चल रहा है वो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट ही चल रहा है, उसके साथ साथ ये भी चलने लगा था, मोपला मूवमेंट भी। अगला एका मूवमेंट। एका कहा है? एका मूवमेंट बेसिकली मोपला रीजन पे खिलाफत वाले मेंबर ज्यादा एक्टिव थे, और चौरी चौरा में कांग्रेस मेंबर एक्टिव थे, और गांधी वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर कांग्रेस, नॉट फॉर खिलाफत। ठीक है, इक्का, इक्का कहां हुआ है? हाँ, हरदोई, बहराइच और बाराबंकी। इक्का बेसिकली, इक्का का मतलब एकता है, एकता मूवमेंट, तो इक्का क्या किया था? बेसिकली एक मौलवी साहब थे अल मुसलियार, उन्हीं को कैद कर लिया गया था। मौलवी थे वो, उन्हीं को कैद करने के रिएक्शन में ये मूवमेंट वॉयलेंट हो गया। बेसिकली पहले ये मूवमेंट नॉन वॉयलेंस की तरीके से चल रहा था। जब मौलवी को अरेस्ट कर लिया गया तो मोपलाओं को ये लगा कि जो हिंदू जमींदार हैं उन्होंने इन मौलवियों, अपने जो उनके लीडर थे अली मुसलियार, उनको कैद करवाया है, इसीलिए उन्होंने जो हिंदू जमींदार हैं उनके खिलाफ रिवॉल्ट कर दिया। जमींदार, हिंदू जमींदार के खिलाफ रिवॉल्ट हुआ था, ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ रिवॉल्ट नहीं हुआ थे। ठीक है, अगला इक्का मूवमेंट। लीडर है कौन कौन, लिख लीजिए। लीडर पहला लिख लीजिए, सहदेव यादव। सहदेव यादव। और दूसरा नाम मिलता है मदारी पासी। मदारी पासी। कुछ बुक्स में लिखा है कि मदारी लोग और पासी लोग, समझ रहे? मदारी जो खेल खेलते हैं, पासी एक कास्ट होती है, लेकिन बेसिकली वो बाद लगता है कि वो एक ही व्यक्ति का नाम है। मदारी नाम था, पासी उसकी कास्ट थी, तो मदारी पासी। तो दो नाम है, सहजानंद यादव और मदारी पासी। सहदेव यादव और मदारी पासी। अगला जो इंपॉर्टेंट मूवमेंट है, लिख लीजिए, अली मुसलियार। पूछा नहीं गया लेकिन चलो लिख लो, अली मुसलियार। मोपला। और मोपला मैंने एक बार बताया था, मोपला होते कौन थे? जब अरब्स जो यहां पे आए, उन्होंने यहाँ के जो लोग थे, महिलाएं थे, उनके विवाह कर लिया, जो ऑफस्प्रिंग हुए उन्हीं को मोपला कहा गया। जो केरला कोस्ट पे ये लोग बसे थे, मोपला के नाम से। ठीक है,
अरब जब आए थे पहले, जब इन्वेजन ऑफ इस्लाम से पहले भी अरब आते हैं ना यहाँ पे, अरब का ट्रेड चल रहा था पहले से, बाद में इस्लाम के नाम पे ये लोग आते हैं, पहले ट्रेड मर्चेंट पहले भी यहाँ पे आते थे। उन्हीं लोगों में से कुछ लोगों ने विवाह कर लिया हिंदू स्त्रियों से, और जो ऑफस्प्रिंग हुए उनको मोपला कहा गया। अगला, तेभागा मूवमेंट। एक आप पहले बिजौलिया लिख लीजिए, बिजौलिया, बिजौलिया लिख लीजिए पहले, कल मैंने लिखवाया था बिजौलिया, लिखवाया था विजय सिंह पथिक वाला, लिखवा दिया। अब भैया मूवमेंट का पार्ट तो नहीं है, वैसे क्वेश्चन बता दो, ऑल इंडिया किसान सभा स्टैब्लिश कब हुई है? थोड़ा सोच के बोला, ऑल इंडिया किसान, ऑल इंडिया मैंने बोला, उत्तर प्रदेश मैंने बोला था। ऑल इंडिया किसान सभा 1936। प्रेसिडेंट कौन थे पहले? सहजानंद सरस्वती। लिख चाहो तो लिख लो, ऑल इंडिया किसान सभा वॉज स्टैब्लिश इन द ईयर 1936। सहजानंद सरस्वती, सहजानंद, ये बहुत बड़े किसान लीडर थे ये। सहजानंद सरस्वती, सहजानंद सरस्वती, ये इसके पहले प्रेसिडेंट है ऑल इंडिया किसान सभा के। अगला जो मूवमेंट है वो लिख लीजिए, तेभागा, मोपला, अरेस्ट, तेभागा, तेभागा, दे नहीं ते, अरे लिख दे रहे भाई, तेभागा मूवमेंट, तेभागा मूवमेंट, ये क्या है? तेभागा मूवमेंट, चलो तेभागा मूवमेंट ईयर क्या है? ईयर 1946, लिखो ईयर। अब ये सब देश आजाद होने वाला, उसी के आसपास के पीजेंट मूवमेंट चल रहे हैं। तेलंगाना वाला चला है, अभी लिख लिया, आगे तेलंगाना बताएंगे, चलेगा, आफ्टर इंडिपेंडेंस भी चलेगा। तेभागा कहां पे है? बंगाल, लिख लो लिख लो लिख लो, बाद में बात करना। तेभागा 46, तेभागा ईयर 46 से लेकर 50 तक, फोर्टी सिक्स से लेकर 50 तक हुआ क्यों था, लिख लीजिए। दिस मूवमेंट वॉज स्टार्टेड बाय शेयर क्रॉपर्स, बंगाल में शेयर क्रॉपर्स जो बटाईदार होते हैं, बटाईदार ना बटैया, शेयर क्रॉपर्स, शेयर क्रॉपर्स मूवमेंट हुआ क्यों था? बटाईदारों या शेयर क्रॉपर्स का कहना था कि जो टोटल प्रोडक्शन होगा उसका 1/3 ही एक्चुअल ओनर ले, बाकी 2/3 हमारा होना चाहिए। लिख लीजिए, द डिमांड ऑफ शेयर क्रॉपर वॉज that the share of the landlords, the share of landlords should be 1/3 part, should be 1/3 part, and rest should belong to जो पीजेंट, जो शेयर क्रॉपर्स हैं उनके लिए, should be 1/3 part, और बचा क्या 2/3 पार्ट, वो शेयर क्रॉपर्स को, बटाईदार होना चाहिए। ये तेभागा मूवमेंट है, ठीक है, बात समझ में आई ना? बटाईदार समझते हैं ना कि टोटल प्रोडक्शन हो गया, उसका कुछ पार्ट जो एक्चुअल ऑनर है उसको देना है, बाकी पार्ट जो खेती कर रहा है उसके हम दे देंगे। तेभागा मूवमेंट यही कि 1/3 पार्ट अब ये लेंगे और 2/3 पार्ट अब हम लेंगे। अगला पॉइंट,
तेलंगाना मूवमेंट, तेलंगाना 46 to 51, 46 to 51. This movement was started under the leadership of Communist Party of India. Was started under the leadership of Communist Party of India. Against the oppressive policies of landlords. Oppressive policies of landlord. Oppressive policies of landlord. हुआ कहां है? तेलंगाना, हैदराबाद में ये मूवमेंट बेसिकली हुआ था. Oppressive policies of landlord. It was a violent movement. Violent. गुरिल्ला वॉरफेयर में, गुरिल्ला टैक्टिक से ये मूवमेंट हुआ था. इट वॉज अ वायलेंट मूवमेंट. ठीक है, गुरिल्ला टैक्टिक से हुआ था, विच वॉज फॉट इन गुरिल्ला टैक्टिक्स. और इट वॉज वन ऑफ द मोस्ट, जो सबसे लंबे पीरियड तक चलने वाला जो पीजेंट मूवमेंट था, ये तेलंगाना ही है. लॉन्ग, इट वॉज अ लॉन्ग लास्टिंग मूवमेंट. पीजेंट मूवमेंट, पीजेंट मूवमेंट है, ध्यान रखना. इट वॉज द मोस्ट लॉन्ग लास्टिंग मूवमेंट, पीजेंट मूवमेंट. दो नाम और मिलता है, वर्ली मूवमेंट. वर्ली, बॉम्बे, बॉम्बे 1945. बॉम्बे 1945. और लास्ट जो इंपॉर्टेंट पीजेंट मूवमेंट है, लिखिए पुनप्पा, पुनप्पा वायलार मूवमेंट. वायलार मूवमेंट, केरला 1946. This movement was started by the combined effort of this 46. This movement was started by the combined efforts of peasant as well as workers. किसान और मजदूर दोनों ने ये मूवमेंट को चलाया था. peasant as well as workers. अभी कुछ और बचा. अब लिखिए हेडिंग वाली, पीपल मूवमेंट. पीपल्स मूवमेंट, वर्ली. हाँ, वर्ली, वर्ली, वर्ली बेसिकली ट्राइब्स है महाराष्ट्र रीजन की, इन लोगों ने मूवमेंट किया था. सम इंपॉर्टेंट पीपल मूवमेंट्स. पीपल मूवमेंट्स का मतलब ये होता है, इसमें सिटीजन्स और ट्राइब्स दोनों ने मिलकर कुछ मूवमेंट चलाए हैं. कौन कौन से मूवमेंट है? पहला लिखिए सन्यासी मूवमेंट. सन्यासी, यार ये गांधी राइज टू पावर ही है. ये मर्जे से गांधी नहीं है, लिख लेना. गांधी राइज टू पावर. गांधी राइज टू पावर. जूडिथ ब्राउन. अब लिख लो उसमें सन्यासी मूवमेंट. सन्यासी मूवमेंट ईयर 17
1763 से लेकर 1800 तक, 1763 अंदर ये पहला मूवमेंट है, सन्यासी मूवमेंट। 1763 क्यों मूवमेंट हुआ था, लिख लो क्यों हुआ था। तीर्थ कर लगा रहे थे, पिलग्रिम टैक्स। इट दिस मूवमेंट वॉज स्टार्टेड बाय सन्यासीस of Bengal against pilgrimage tax. This movement was, अगला जो पूछा गया क्वेश्चन है, suppressed by वॉरेन हेस्टिंग्स। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, अगला पॉइंट, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय wrote his book आनंद मठ। आनंद मठ wrote his book, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय wrote his book, चटर्जी बंकिम चंद्र चटर्जी wrote his book आनंद मठ in the background of सन्यासी मूवमेंट, in the background of सन्यासी मूवमेंट। आनंद मठ, आनंद मठ क्यों फेमस है, जनगण मन लिया गया, राष्ट्रीय गीत क्या है, क्या है मतलब वंदे मातरम के आगे क्या है, बस अच्छी बात है, पता होना चाहिए। आगे आनंद मठ समझ नहीं आया क्या, लिख लिया, चलिए। बंकिम चंद्र चटर्जी और इनकी बुक का नाम था आनंद मठ, जिस बुक का एक पोयम जो वंदे मातरम है इसी बुक से लिया गया। अगला फकीर मूवमेंट, सेवनटीन 1776 फकीर मूवमेंट, लीडर कौन है लिख लीजिए, मजनू शाह एंड चिराग अली शाह। मजमून भी मिलता है, मजनू भी मिलता है, मजमून, लेकिन मजनू लिख लो, मजनू शाह एंड चिराग अली। This movement was also against pilgrimage tax. 1776। ये फैक्चुअल चीजें जल्दी जल्दी लिख लो, समझाने वाला ऐसा कुछ नहीं है। चिराग अली, अगला पागलपंथी, पागलपंथी मूवमेंट या रिवॉल्ट जो भी लिख लो, 1813 पागलपंथी। अठारह सौ 13 पागलपंथी रिवॉल्ट, 1813। लीडर है कौन है लिख लो, करम शाह, करम शाह एंड टीपू मीर, करम शाह एंड दादू मीर, सॉरी दादू मीर, दादू मीर, करम शाह एंड दादू मीर। मीर, मीर, MEER।
अब ये पागलपंथी लोग कौन है? पागलपंथी, हाँ, ये एक रिलीजियस सेक्ट था, पागलपंथी। ठीक है, बेसिकली मुस्लिम्स में, इस्लाम के अंतर्गत ये सेक्ट था, और इन्हीं लोगों ने रिवॉल्ट किया था। इनके लीडर्स का नाम जो ये मैंने बताया। ठीक है, अगला, हाँ, एक इंपॉर्टेंट स्लोगन था, लिख लीजिए। इनका क्या कहना था? क्या कहना था? गॉड इज द ऑनर ऑफ ऑल लैंड, नॉट जमींदार। ईश्वर इस समस्त भूमि का मालिक है, ओनर ऑफ होल लैंड। यार वो दादू नहीं, वो टीपू ही है, इसके बाद दादू है, लिखिए, सॉरी, टीपू ही है, टीपू ही है, टीपू ही है। दादू में इसके बाद वाला है, फराइजी वाला दादू है, टीपू ही है। मीर मीर ठीक है, दादू और टीपू में अंतर कर लेना। इसका टीपू ही है, फराजी वाले का दादू। अगला, फराजी मूवमेंट। अगला, फराजी मूवमेंट। शरीयतुल्लाह, शरीयतुल्लाह। यार इससे अच्छा तो ना इसकी तो फैक्ट शीट ही मैं दे दिया करूं, टाइम बहुत लगता है। अगली बार से मुझे बोलने में कष्ट होता है, टाइम भी बहुत लगता है। अगली क्लास ऐसा कुछ होगा ना, मैं फैक्ट शीट दे दूंगा। शरीयतुल्लाह एंड, लिख लो। अब लिखो दादू मीर। दादू मीर, पक्का दादू मीर। भैया फैक्ट्स हमें भी याद नहीं रहते, इतना बता दे रहे हैं, देखना ही पड़ता है। दादू मीर, शरीयतुल्लाह एंड दादू मीर। और दादू मीर का स्टेटमेंट था, गॉड इज द ऑनर ऑफ द होल लैंड। दादू मीर का स्टेटमेंट था, दादू मीर का स्टेटमेंट था, गॉड इज द ओनर ऑफ होल लैंड। अगला मूवमेंट, अहोम मूवमेंट। अहोम, अहोम, अहोम मूवमेंट। ये भी मूवमेंट, फराइजी भी लोग भी कौन है? ये भी एक रिलीजियस सेक्ट ही है, लेकिन किस रिवॉल्ट किस लिए कर रहे हैं? रेवेन्यू इश्यूज के लिए। अहोम मूवमेंट, अहोम की लैंड कौन सी है? असम, लिख लीजिए। 1828, अब देख के बोले, 1828, 1828, 20 में, 1820 में, 1820, फराजी 1820, अहोम 1828। लीडर लिख लेना, गोमधर कुंवर, गोमधर कुंवर, गोमधर कुंवर। ये रिवॉल्ट इसलिए हुआ था कि 1828 के आसपास असम को कंट्रोल किया जा रहा था, एनेक्स किया जा रहा था ब्रिटिशर्स के द्वारा, जिसके अगेंस्ट ये रिवॉल्ट हुआ था, अंडर द लीडरशिप ऑफ गोमधर कुंवर। अगला, वहाबी मूवमेंट। वहाबी,
Wahhabi movement. This movement was started by सैयद अहमद बरेलवी. ये राय बरेली वाले हैं, तो सैयद अहमद बरेलवी 1830. सैयद अहमद बरेलवी सैयद अहमद बरेलवी. This movement was based on the philosophy of अहमद वहाब ऑफ अरब. अहमद वहाब ऑफ अरब, इन्हीं के नाम पर इस मूवमेंट को वहाबी मूवमेंट कहते हैं. अहमद वहाब ऑफ अरब, जिसकी वजह से इसको वहाबी मूवमेंट कहते हैं. अगला पॉइंट लिख लेना. द सेंटर ऑफ दिस मूवमेंट वॉज पटना. They gave the slogan of jihad against Sikh. They gave the slogan of jihad against Sikh state. After some time, they shifted their center at Sithana. ये सिथाना कहां है? जो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर है NWF, वहां पे सिथाना. नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर रीजन. नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर अपना NWF जो रीजन है, इस समय जो पाकिस्तान के पास जा चुका है. सिथाना. दिस मूवमेंट वॉज a religious reform movement. अगला मूवमेंट कूका. कूका 1840. कूका 1840 1840. This movement was started by Bhagat Jawahar Mal. This movement was started by Bhagat Jawahar Mal. भगत, हाँ भैया, जवाहर मल, who was also known as Sen Sahab. Who was also known as Sen Sahab. They had Hussain Sahab. They had their center at Hazara.
हजारा, हजारा, which was situated in northwest frontier region, which was situated in northwest frontier region. This movement was further led by this movement was further led by Ram Singh Kuka, Ram Singh Kuka, Kuka, who provided political platform to this movement, who provided political platform to this movement. अभी भी बेसिकली और रिलीजियस और सोशल दोनों है, ये सोशल रिलीजियस भी है। राम सिंह कुका स्टार्टेड नामधारी मूवमेंट, नामधारी, इसी में शुरुआत कुका मूवमेंट से हुई थी, उसी के अंडर नामधारी मूवमेंट स्टार्ट हुआ। शुरुआत किसने की है? राम सिंह कुका ने की है। वो सक्सेसर ही था सेन साहब का, जिसने बाद में नामधारी मूवमेंट स्टार्ट किया। अभी अभी लिखिए, अभी आगे नामधारी मूवमेंट। दिस मूवमेंट वॉज अगेंस्ट नामधारी मूवमेंट, वॉज अगेंस्ट वो क्या, बीफ, अल्कोहल ड्रिंकिंग, सोसाइटी में जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहे हैं बेस्ड ऑन जेंडर, इन सब के अगेंस्ट था ये। दिस सिस्टम वॉज अगेंस्ट बीफ ईटिंग, ड्रिंकिंग अल्कोहल, and against gender inequality. He was arrested and sent to Rangoon. यही राम सिंह कुका। He was arrested and sent to Rangoon. रंगून। कुछ और इंपॉर्टेंट रिवॉल्ट बचे हुए हैं, लिख लो साथी में। नहीं नहीं, लिख लो, आप ही लिख लिए, मेरे लिए नहीं है। कुछ और नोट करके लिख लेना, कुछ और रिवॉल्ट जो हुए हैं अभी लिखो, लिखते जाओ। कुछ रिवॉल्ट और है, 4-5 लिख लो, अलग से लिखना। रिवॉल्ट लिख लिया। रिवॉल्ट ऑफ रूलर्स ऑफ विजयनगरम, रूलर ऑफ विजयनगरम, विजयनगरम लिखो। हाँ वही विजयनगर था, लेकिन विजयनगरम कहा गया है। विजयनगरम, विजयनगरम, ईयर लिख लेना 1794 जी, 1794। बेसिकली जो ये विजयनगरम था, ये इस समय एक तक जमींदार हो चुके हैं ये लोग। उनकी जमींदारी को एनेक्स कर रही थी ब्रिटिश गवर्नमेंट, जिसके अगेंस्ट ये रिवॉल्ट हुआ था। रिवॉल्ट ऑफ रूलर्स ऑफ विजयनगरम। अगला, रिवॉल्ट ऑफ विजयनगरम, जो रूलर बेसिकली जमींदार थे, ये जमींदार थे।
जब ब्रिटिश गवर्नमेंट इनकी जमींदारी को कंट्रोल कर रही थी, इसके अगेंस्ट इन्होंने रिवॉल्ट कर दिया। इंपॉर्टेंट देखो इसलिए आपको सीरीज ईयर अरेंज करने के लिए क्वेश्चन आता है, इसीलिए सब लिखवा दे रहा हूं एक साथ। ठीक है, रिवॉल्ट ऑफ विजयनगरम। अगला रिवॉल्ट ऑफ पोलीगर। पोलीगर पोलीगर ऑफ तमिलनाडु। पोलीगर ऑफ तमिलनाडु 1799 ईयर। पोलीगन 1799। ये रिवॉल्ट हुआ क्यों था? पोलीगर्स कौन है? हाँ बोलिए। हाँ, पोलीगर्स कौन है? विजयनगर टाइम पीरियड में जो मिलिट्री चीफ्टेंस थे, जिन्हें हम क्या कहते थे? नायक। नायक, उन्हीं को पोलीगर्स भी कहा गया है। नायक नाम सुना? अमर नायक, नायक भूमि। नायक बेसिकली कौन है? ये मिलिट्री चीफ्टेंस हैं जिनको उनकी सर्विसेज के बदले हमें पीस ऑफ लैंड दे देते थे, जिसे हम अमरम लैंड कहते हैं। तो इन्हें अमर नायक कहा गया और नायक नायंकार सिस्टम कहा गया पूरे सिस्टम को। उन्हीं लोगों को पोलीगस कहा गया है। मिलिट्री चिफ्टेंस है ये। मिलिट्री चिफ्टेंस मतलब सैनिक सरदार थे ये, जिनके पास एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स भी थी। इन लोगों ने रिवॉल्ट कर दिया था। रिवॉल्ट किस लिए? कि ब्रिटिश जब एक्सपेंशन कर रही थी तो इनकी लैंड को भी अनेक्स कर रहे थे, जिसके लिए इन लोगों ने रिवॉल्ट कर दिया। ये कौन? ये फ्यूडल एलिमेंट्स है ना, फ्यूडल एलिमेंट्स है विजयनगर टाइम पीरियड की। विजयनगर पढ़ाया था ना, तो विजयनगर टाइम पीरियड के फ्यूडल एलिमेंट्स थे, तो ब्रिटिशर्स इन्हें कंट्रोल कर रहे थे, जिसके खिलाफ इन लोगों ने रिवॉल्ट कर दिया 1799 में। अगला रिवॉल्ट ऑफ दीवान वेलुथम्पी। दीवान वेलुथम्पी। ही वॉज द दीवान ऑफ, लिखते रहो, ही वॉज द दीवान ऑफ 1805। 1805 ही वॉज द दीवान ऑफ त्रावणकोर। हाँ, वेलुथम्पी नाम है। ये दीवान कहां का था? त्रावणकोर का था। हुआ क्या था 1805 में? ब्रिटिशर्स ने सब्सिडी साइन करने के लिए त्रावणकोर के रूलर को प्रेशराइज किया। अपने शासक के नाम पर इसने रिवॉल्ट किया था, वेलुथम्पी ने। इंपॉर्टेंट क्या है? कहा जाता है जब इसको हत्या कर दी गई डायरेक्ट कॉम्बैट में, मरने के बाद इसको पब्लिकली चढ़ाया गया फांसी पे, डर केवल स्थापित करने के लिए। दीवान वेलुथम्पी 1805। बात समझ गए? 1805। अगला नाम लिख लो, पाइक रिवॉल्ट। पाइक रिवॉल्ट कहां हुआ है? पाइक रिवॉल्ट उड़ीसा 1817। 1817 पाइक रिवॉल्ट। पाइक लोग कौन थे? बेसिकली ट्राइबल लोग थे। ठीक है, और 2017 में 200 ईस्वी मनाई गई थी इस रिवॉल्ट की। 2017 में इस रिवॉल्ट की 200वीं ईस्वी मनाई गई थी। गवर्नमेंट ने बड़े धूमधाम से मनाया था इस रिवॉल्ट को। अगला 1817 रीडर ऐसा कुछ, बेसिकली दे ऑल वर ट्राइबल्स।
अगला लिख लेना, किट्टूर चेन्नम्मा रिवॉल्ट। किट्टूर चेन्नम्मा रिवॉल्ट, 1824 to 1829। किट्टूर चेन्नम्मा रिवॉल्ट, ये क्या है? 1824। ये क्या रिवॉल्ट है? हाँ हाँ, किट्टूर चेन्नम्मा। बेसिकली था क्या, किट्टूर जो है वो स्टेट का नाम है, इसके रूलर की डेथ हो जाती है, ठीक है। इसका बेटा सक्सेसर बनता है, लेकिन माइनर चाइल्ड था, वो बच्चा था, तो उसके नाम पर उसकी मां रूल करना स्टार्ट करती है, लेकिन आफ्टर पीरियड ऑफ टाइम उस बच्चे की भी डेथ हो जाती है। अगला शासक कौन बनेगा? और संतान कोई है नहीं, वो महिला खुद अपने आप को ही अपने स्टेट का रूलर अपॉइंट करती है, नॉमिनेट करती, मैं खुद रूलर हूं। और फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट इसकी क्षेत्र को एनेक्स करना चाह रही थी, जो बाद में डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट का जिसने नाम लिया। शुरुआत यहीं पे छोटा छोटा सीन देखने को मिल गया है, फिल्म देखने को, ट्रेलर देखने को मिल गया था कि भैया आपको रूलर नहीं है, तो आप किस आधार पे आप कर रहे हो, हम आपको एनेक्स कर रहे हैं। तो उसको लेकर इसने रिवॉल्ट किया था चेन्नम्मा ने। पूरा नाम है किट्टूर चेन्नम्मा रिवॉल्ट, चेन्नम्मा ऑफ किट्टूर। किट्टूर स्टेट का नाम है, चेन्नम्मा रानी का नाम है। अब अगली हेडिंग डालो, सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट। सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट, पहला पॉइंट लिखो। मतलब क्या होता है सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट का? कौन बोला? हाँ बोलो, क्या है? फिर मैं पूछूंगा पुनर्जागरण क्या होता है। और कोई? सब लोग बोलो, सब लोग बोलो, एक नहीं। हाँ, सब लोग बोलो। सोशल रिलीजियस, व्हाट इज सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट? और मैं सोशल और रिलीजियस दोनों क्यों बोल रहा हूं? क्यों बोल रहा हूं? क्यों बोल रहा हूं? दोनों एक साथ नाम क्यों आ रहा है? सामाजिक धार्मिक आंदोलन, बेसिकली इट वॉज अ सोशल रिफॉर्म मूवमेंट, इट वॉज अ सोशल रिफॉर्म मूवमेंट, बट रिलीजियस एलिमेंट क्यों जुड़ा हुआ है इससे? रीजन यही है कि जितने भी इविल प्रैक्टिसेस होते थे वो रिलीजन के ही नाम पर हो रहे थे। तो इंपॉर्टेंट क्या था कि पहले रिलीजियस रिफॉर्म होगा, उसका इंपैक्ट सोसाइटी पे पड़ेगा। भारत में सोसाइटी और रिलीजन के मध्य कोई डिफरेंस नहीं है, भारत की सोसाइटी रिलीजन पर ही आधारित है। इसीलिए अगर आपको कोई रिफॉर्म करना होगा तो आपको फर्स्टली पहले रिलीजन में रिफॉर्म करना होगा, उसके बाद उसका इंपैक्ट सोसाइटी पे पड़ेगा। इसीलिए पूरा नाम सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट पढ़ते होते कहते थे, ठीक है। लिख लीजिए, व्हाट इज सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट। दिस वॉज और रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट बेस्ड ऑन social issues
सोशल इशूज। अगला पॉइंट, एज इन इंडिया religion has a strong hold on society, strong hold on society, so it was required, to start a reformation in religion first. Reform in religion first. Religion first, and after that society. बात समझ आई? अगला, फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर सोशल रिलीजियस मूवमेंट। फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर सोशल रिलीजियस मूवमेंट। रिलीजियस मूवमेंट, पहला फैक्टर क्या है लिखिए, डीजनरेटिव स्टेट ऑफ, degenerative state of, degenerative state of the social life in India. Social life in India. Degenerative state of social life in India. During अगला point, during that time period, several evil practices were performed in society. Evil practices were performed in society. Example, casteism. Example, casteism, sati system, कास्टिज्म जाति व्यवस्था छुआछूत, सती सिस्टम, प्रोहिबिशन ऑफ विडो रीमैरिजेस, prohibition of widow remarriages, female infanticide, female infanticide, फीमेल इन्फेंटिसाइड, और अनटचेबिलिटी भी लिख लेना, अनटचेबिलिटी। अब इसने क्या किया, पूरे सोसाइटी को डीजनरेट कर दिया, मतलब कहीं से भी प्रोग्रेसिवनेस सोसाइटी में है ही नहीं। सोसाइटी बस इन्हीं कुछ सोशल जो इविल्स हैं उसी में बंद के रह गई है। इसकी वजह से जरूरत पड़ी हमें सोशल रिलीजियस रिफॉर्म्स मूवमेंट की। अब अगला पॉइंट, ये प्रैक्टिसेस तो पहले से थी, अभी क्यों ऐसा हुआ कि अब जरूरत हमें पड़ रही है? तो अगला पॉइंट लिखिए, इम्पैक्ट ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन इन सोसाइटी। इम्पैक्ट ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन इन सोसाइटी। Due to Western education, element of liberty, equality, and progressiveness entered in Indian society. बात समझ में आई? मैकॉले एजुकेशन सिस्टम से अब इंडिया में क्या एस्टेब्लिश हो चुका था कि अब एजुकेशन विल बी बेस्ड ऑन वेस्टर्न एजुकेशन।
जिस वजह से जब वेस्टर्न एजुकेशन शुरू होती है तो यहां के लोग भी जो वेस्टर्न थिंकर्स या फिलोसफर्स हैं उनके बारे में इन लोगों ने भी जानना शुरू किया कि डेमोक्रेसी क्या होती है, इक्वालिटी का कॉन्सेप्ट क्या है। मॉन्टेस्क्यू कहता है कि स्पिरिट ऑफ लॉ में किस प्रकार सेपरेट पावर्स होनी चाहिए, वीमेन्स की क्या राइट होने चाहिए, इन लोगों ने जाना और फिर अपने सोसाइटी से तुलना करना स्टार्ट किया। फिर अपने सोसाइटी उन्हें कैसी लगी? पूरी तरीके से एक रेडिकुलस सोसाइटी लगी, पिछड़ी हुई सोसाइटी, बेकार सोसाइटी। इसलिए जरूरत पड़ी सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट की। ठीक है, अगला पॉइंट, इफेक्ट ऑफ क्रिश्चियन मिशनरीज। क्रिश्चियन मिशनरीज इन द लीडरशिप ऑफ एडमंड बर्क। एक ये मिशनरी था, ये पादरी था, एडमंड बर्क नाम है इसका, लिख लो, कभी पूछ ले। In the leadership of Edmund Burke, Christian missionaries started an all-round attack on Indian society and culture. एडमंड बर्क नाम याद रखना। और ऑल अराउंड अटैक ऑन इंडियन, ऑल इन द लीडरशिप ऑफ एडमंड बर्क, Christian missionaries started an all-around attack on Indian society and culture. Indian society and culture. They criticized Indian god and goddesses. अब जब मैं इंडियन बोल रहा हूं तो हिंदू मत समझिएगा, हिंदू एज वेल एज मुस्लिम्स दोनों। ठीक है, गॉड एंड गॉडेसेस ऑफ इंडियन सोसाइटी, गॉड एंड गॉडेसेस ऑफ इंडियन सोसाइटी। अगला पॉइंट, दे स्टार्टेड religious conversion. They started religious conversion and several incentives were given for religious conversion. For religious conversion इंसेंटिव्स भी दिए जाते थे, मतलब फायदे भी। भाई ये कर लो, तुम्हें ये देंगे, पैसा देंगे, जमीन देंगे। आज भी सुनते होगे कि 2 बोरी चावल तो अलग बात है, आप लोग सुनते होंगे कि अगर कोई भी व्यक्ति क्रिश्चियन महिला या पुरुष से विवाह कर ले तो उसको इंसेंटिव के रूप में कुछ पैसे भी दिए जाते हैं। आज भी क्रिश्चियन रिलीजन को बिलोंग करने वाले किसी भी महिला पुरुष को शादी कर ले तो उसको इंसेंटिव के रूप में कुछ पैसे दिए जाते हैं। तो क्या था, रिलीजियस कन्वर्जन को ही तो प्रमोट कर रहे थे ना ये लोग, तो ये आज भी होता है। अगला पॉइंट लिख लेना, अगला, एग्जिस्टिंग, लिखो अगला, एग्जिस्टिंग सोशल ऑर्गेनाइजेशन, एग्जिस्टिंग सोशल ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट। अगला पॉइंट, चौथा पॉइंट जो मैं लिखवा रहा हूं ये आंसर है मेंस का। ठीक है, लिखवा देना, कुछ दाएं बाएं भी नहीं करना है। अगर और अच्छी इंग्लिश हो सकती हो तो लिख लेना, लिखना यही है बस, इससे ज्यादा कुछ नहीं लिखना। ठीक है, और कोशिश करिएगा, जब मैं पिछली बार मैंने कहा था नेचर ऑफ 1857 लिखना था, किसी ने लिखा नहीं। कोशिश करिए जो मैं लिखवा रहा हूं सब ये मेंस का आंसर ही है। ठीक है,
अब आपको इसमें कुछ फैक्ट्स ऐड करके लिख देना है बस। फैक्ट्स मैं इसके बाद बता दूंगा, लिखवा, फैक्टर्स यही है। एग्जिस्टिंग सोशल ऑर्गेनाइजेशन वर नॉट in consonance वर नॉट इन कॉन्सोनेंस। कॉन्सोनेंस का मतलब मिलान नहीं था। एस्पिरेशन सोसाइटी के और कुछ थे, और जो जो एग्जिस्टिंग सोशल ऑर्गेनाइजेशन थे, दोनों के बीच किसी भी प्रकार की तारतम्यता या संतुलन नहीं था। एस्पिरेशन और ज्यादा थे, सोसाइटी बिल्कुल बेकार थी। लिख लो अगला। वर नॉट इन कॉन्सोनेंस with the aspirations of newly emerged middle class, newly emerged middle class। न्यूली इमर्ज, न्यूली किसने बोला मैंने? अरे न्यूली का सेंस इस सेंस में है कि आफ्टर मैकॉले, जब मैकॉले एजुकेशन सिस्टम आता है, उसके बाद कुछ इंग्लिश या वेस्टर्न एजुकेशन में पढ़े लिखे वर्ग थे जिन्होंने सर्विस सेक्टर में काम करना शुरू किया। यही लोग मिडिल क्लास थे। अगला पॉइंट, सम इंपॉर्टेंट सोशल रिलीजियस मूवमेंट। इंडियन गॉड एंड गॉडेसेस का मतलब बहुत साधारण शब्दों में शंकर जी का एग्जाम्पल ले लिया, ये तुम्हारे भगवान है, आइडल वर्शिप, आप इसकी मत करते पूजा। गणेश जी का एग्जाम्पल ले लिया, आदमी नहीं है ना जानवर है ना आदमी है, तो बेइज्जती टाइप का कर रहे हैं इस सेंस में। आज भी होती है ना पेंटिंग्स बनती हैं गणेश की, शिव की, इसी सेंस में। सम इंपॉर्टेंट सोशल लिख लीजिए। हाँ, अभी अहमदिया मुस्लिम रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट है, उसको बाद में पढ़ लेंगे, पहले हम हिंदूज पे ही आ रहे हैं। सम इंपॉर्टेंट सोशल रिलीजियस मूवमेंट, पहला लिखिए ब्रह्म समाज। लिख लो भाई, तुम ही लोग के लिए, रह जाएगा तो हो नहीं पाएगा। ब्रह्म समाज, established by राजा राममोहन रॉय, राजा राममोहन रॉय। In 1815 राजा राममोहन रॉय established आत्मीय सभा, आत्मीय सभा, आत्मीय, which was later known as ब्रह्म समाज। आत्मीय सभा which was later known as ब्रह्म समाज। In 1828, in 1828, in 1828, Brahma Samaj was against the evil practices. Brahma Samaj was against the evil practices which was present in Indian society. Which was present in Indian society. Like सती सिस्टम, ये क्वेश्चन पूछा गया है। आर्य समाज किस प्रैक्टिसेस के अगेंस्ट था और ब्रह्म समाज किस प्रैक्टिसेस के अगेंस्ट था, यूपीएससी में पूछा गया है। बार बार मैं एग्जाम का नाम इसलिए लेता हूं कि आप लोग तो नहीं देखते हो, तो मैं ही बता रहा हूं, यूपीएससी में पूछा गया ये। वॉज अगेंस्ट प्रैक्टिसेस ऑफ सती सिस्टम, इमेज वर्शिप, इमेज वर्शिप, आइडल वर्शिप हुई, इमेज या आइडल वर्शिप,
पॉलीथिज्म, बहुदेववाद। पॉलीथिज्म, पॉलीथिज्म अगेन, और किसके है? जो विडो रिमैरिजेस को जो प्रोहिबिशन है उसके अगेंस्ट, अगेंस्ट प्रोहिबिशन ऑफ विडो रिमैरिजेस। विडो रिमैरिजेस, ठीक। राजा राममोहन रॉय वॉज नोन एज फादर ऑफ इंडियन रिनेसा। राजा राममोहन रॉय वॉज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन रिनेसा। फादर ऑफ इंडियन रिनेसा। He was a great follower of Vedanta education. वेदांत एजुकेशन। वेदांत क्या होता है? क्या लिखा है? वेदांत किसको कहते हैं भाई? अरे कहते क्या है वेदांत को? वेदों के अंत में क्या आता है? क्या आता है? वर्ण। वेदों के अंत में क्या आता है? वेदांत को क्या कहते हैं? क्या है वेदांत? सब भूल गए? अरे भैया, वेदांत जो होता है, उपनिषद को तो वेदांत कहते हैं ना। उपनिषद को तो वेदांत कहते हैं, ये कई बार बताया था। वेदांत एजुकेशन। He established a Vedant college at Calcutta in 1825. Vedant College at Calcutta in 1825. हाँ, वो 1817 में है, वो बात बता दूंगा। अगला पॉइंट, ही वॉज अ ग्रेट सपोर्टर ऑफ फ्री प्रेस। ही वॉज अ ग्रेट सपोर्टर ऑफ फ्री प्रेस। ही पब्लिश 2 न्यूज़पेपर। फ्री प्रेस समझ गए ना? फ्रीडम ऑफ स्पीच वाला, प्रेस को फ्री कर दिया जाए अपनी बात कहने के लिए। ही पब्लिश 2 न्यूज़पेपर। कौन कौन से? 2 या 3 तो बात की बात है, पहले कितने, कौन कौन से न्यूज़पेपर है? कोई नाम बताओ। संवाद कौमुदी, संवाद कौमुदी, संवाद कौमुदी, मिरातुल अखबार, मिरातुल अखबार। ये 2 न्यूज़पेपर है इंपॉर्टेंट। कुछ बुक्स भी इंपॉर्टेंट है। कौन कौन सी? लिख लो। बुक्स का नाम क्या है? बुक्स का नाम भैया बताओ, पहले पढ़े जो लोग भी। बुक का नाम?
तुहफात उल मुवाहिदीन। हाँ हाँ, तुहफात उल मुवाहिदीन। तुहफात उल मुवाहिदीन पर्शियन लैंग्वेज में थी। तुहफात उल मुवाहिदीन पर्शियन लैंग्वेज में थी। और दिस वॉज द बुक बेस्ड ऑन मोनोथिज्म, एकेश्वरवाद पे। तुफात उल मुवाहिदीन और दिस बुक वॉज बेस्ड ऑन मोनोथिज्म। थिज्म मतलब पूजा, मोनो मतलब एक, पॉलीथिज्म कई लोग, एक ईश्वर है भैया ये, एक ईश्वर, एकेश्वरवाद। हो गया टाइम, एकेश्वरवाद। चलो, मोनोथिज्म। एक और बुक का नाम लिख लेना, लिखो। ही ऑल्सो रोट प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस, प्रिसेप्ट ऑफ जीसस, प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस। कल थोड़ा पढ़ लेना, थोड़ा जल्दी कर। सीतापुर।